नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम दर्शन अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक, वो है माहेश्वर सूत्र। आपने देखा होगा हमारे पुराने वीडियोस में कि हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में आपको पढ़ाया था और हमने इन माहेश्वर सूत्रों पे कुछ छोटी सी चर्चा भी की थी कि ये क्या होते हैं और उसके बाद इनका क्या प्रयोग है, हमने ये भी बताया था। तो ये है हमारे 14 माहेश्वर सूत्र, जिनको हमको इसी क्रम में और इसी शब्द और सही उच्चारण के साथ हमको याद करना है, क्योंकि यही हमारे पूरी बेस है। पूरे संस्कृत व्याकरण के जो भी हमको पढ़ना है उसका ये पूरा बेस है कि हमको एक एक शब्द जो है वो संस्कृत में कहाँ पे प्रयोग होते हैं, कहाँ पे किसका उच्चारण करना है, इन सब के लिए ये माहेश्वर सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक सामान्य सा परिचय मैं आपको छोटा सा इसका दे देती हूँ। वैसे तो मैंने उस दिन इसको पढ़ाया था। ये है माहेश्वर सूत्र। देखिए, ये होते हैं 14। उसके बाद ये जो लास्ट के वर्ण होते हैं, ये हमको जब हम संधि में प्रयोग करेंगे तो ये हमको किसी का भी उच्चारण नहीं करना है। जैसे कि हमने सुना होगा कि एक संधि का एक सूत्र है अच, ठीक है, मतलब सॉरी, अच सूत्र नहीं है, एक आता है कि अच परे होने पर। तो हम सोचेंगे कि वो अच क्या होते हैं, तो वो अच होते हैं ये अ है। अ से लेके च कहाँ गया हमारा, देखिए ये हो गया हमारा च। तो जब अच कहा जाएगा तो अ से लेके च तक के होते हैं अच, ठीक है। तो जब अच आएगा, आपसे बोलेगा अच परे होने पर, संधि में बोलता है अच परे होने पर, इक को यण होता है अच परे होने पर, ऐसा आता है। हम इसका आगे डिटेल बताएंगे। तो जो अच है ये अ ई उ री री ए ओ आई औ, ये इतने होते हैं जो अच के अंदर आते हैं। हमको अंतिम वाले को काउंट नहीं करना है। बोला जाएगा शुरू से लेके अंत तक कि अच होते हैं, पर कभी भी हम अच को काउंट नहीं करेंगे। जब बोलेंगे अच क्या होते हैं तो हम बोलेंगे अ ई उ री री ए ओ आई औ, ये होते हैं हमारे अच। उसी प्रकार और भी जो है क्या है, प्रत्याहार इनको कहते हैं। जैसे अच है और क्या बनता है, एच बनता है। तो एच कैसे बनेगा, एच बनेगा यहाँ से ए ओ आई औ, ये ए से लेके च तक, तो ये क्या बन जाएगा, एच। तो वैसे ही हमको बहुत सारे प्रत्याहार जो है वो पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए एज और क्या बनते हैं इसमें से, बहुत सारे ऐसे ऐसे कि झ से बनता है, झ से लेके श तक बनता है यहाँ ये। तो ये क्या हो जाते हैं, झष प्रत्याहार। जो अब संधि में आता है झष प्रत्याहार क्या होता है, तो झ से लेके श तक। तो इसका ये जो माहेश्वर सूत्र है इनका यही प्रयोग है। ये पूरा बेस है संस्कृत व्याकरण का, इसी से हमारा जो व्याकरण है उसकी शुरुआत होती है। तो जैसे झष प्रत्याहार है, ऐसे ही इसमें पूरे 42 प्रत्याहार बनते हैं। इस 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार पूरे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम आगे पढ़ते हैं। देखिए इसके बाद ये, इसका एक सामान्य सा परिचय हमने अपने पुराने वीडियो में दिया था। ये जो है वो क्या होता है, क वर्ग। क वर्ग या कु, जब ये कहा जाएगा कु या फिर क वर्ग, दोनों यदि संधि में जब हम पढ़ते हैं या व्याकरण में आता है कु किसे, कु या क वर्ग, तो कु मतलब कि ये होते हैं पांचों, और क वर्ग भी यदि कहा जाता है तो इसका मतलब होता है ये पांचों, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब कि क ख ग घ अंगा। तो ये क्या होते हैं, क वर्ग या कु, इनको कहा जाता है। ऐसे ही च वर्ग कहें या चू कहें तो ये सारे जो वर्ण हैं इनका उच्चारण होता है। ट वर्ग या टू कहें तो ट ठ ड ढ ण, इनका उच्चारण होता है। त वर्ग या टू कहें तो त थ द ध न, और प वर्ग या पू कहें तो प फ ब भ म, और अंतस्थ मतलब होते हैं य र ल व, और ऊष्म मतलब होते हैं श स स ह। ये हम पुराने वीडियो में इसको डिटेल से बताया था। सबसे प्रश्न जो आते हैं वो इससे आते हैं, इससे पूछा जाता है अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं। तो 4-5 वर्ण उसमें लिख दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि अंतस्थ क्या होते हैं। तो ये इनका जो क्रम है ये हमको याद होना चाहिए। और ऊष्म का भी है, ऊष्म में आते हैं तीनों श और ह। ये जो है वो हमारा, ये दोनों से प्रश्न आते ही हैं, अंतस्थ और ऊष्म से। उसके बाद ये है, उसके बाद इसका उच्चारण स्थान है ये।
जो इसके उच्चारण स्थान है क या कु वर्ग, उसको हम कंठ से उच्चारण करते हैं। जब हम बोलेंगे क, तो क हमारे कहाँ से आवाज आ रही, कंठ से। वैसे ही च बोलेंगे या च वर्ग जो पूरा है वो होता है तालु से, फिर ट वर्ग जो है वो होता है मूर्धा से, फिर ये त वर्ग होता है दंत से, और प वर्ग जो होता है वो होता है ओष्ठ से। यदि हम इसका भूल भी जाएं तो हम उच्चारण करके देख सकते हैं। जब हम प बोलेंगे तो हमारे होंठ जो है वो चिपकते हैं, प फ ब। तो जब एग्जाम में हम भूल जाएं कि क्या किसका उच्चारण है तो हम उच्चारण करके भी देख सकते हैं। तो ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, ये हो गया हमारे वर्ण मात्रिका और इनका उच्चारण। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन आज हमको पढ़ना है वो है प्रत्याहार। ये पूरे 42 प्रत्याहार हैं। इनको हम अपने मन से नहीं बना सकते कि यदि हम सोचें कि हमको क्या बोलते हैं, जो भी हम माहेश्वर सूत्र देखिए, ये पूरे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 में से हम सोचें कि हम अपने मन से भी कोई सा बना सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी पाणिनि जी ने बताया है उतने ही सूत्रों को हमको पढ़ना है। तो देखिए पहले हमने बताया अ ई उन रे लिक ए ओंग ऐ औज ह य व र ट लन यम गणनम झभई घड़ धश जब गढ़ दश ख फ छ ठ थ चट तब कपय श श शर, और ये हुआ हमारा अंतिम हल। ये है हमारा हल। इतने में से हम पूरे 42 प्रत्याहारों को बनाएंगे। अब देखिए ये है अ ई उ न, ठीक है। तो इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इससे क्या बनेगा, अण प्रत्याहार। ये अ है, ये अ से लेके ण तक, तो एक प्रत्याहार हमारा क्या बन गया, अण प्रत्याहार। ठीक है, ण अ से लेके ण तक बनाएंगे। उसके बाद फिर जो अ है, ये अ से हम यहाँ तक बनाएंगे। तो ये इसके अंदर क्या आ जाएंगे, ये 3 और ये 2। हमें याद रखना है कि हमें सभी के अंतिम को नहीं पढ़ना है। हम उच्चारण उसका करेंगे, अच बोलेंगे, अण बोलेंगे, इक बोलेंगे, पर क्या होगा, जब पूछा जाएगा कि इक के अंदर क्या आते हैं तो वो होगा क्या, ई आ ई उ री री। अक के अंदर यहाँ से यहाँ तक आएगा, पर हम इसका उच्चारण नहीं करेंगे, हम बोलेंगे अ ई उ री री। वैसे ही जब हम देखेंगे अक प्रत्याहार हो गया, और हम क्या देखते हैं, इक। इक मतलब कहाँ से शुरू होता है, देखिए एक शुरू होता है यहाँ से, ये है ई से लेके ये क तक, तो ये हो जाएंगे क्या, इक प्रत्याहार। ठीक है, अब वैसे ही एक बनेगा उक। तो उक कहाँ से बनेगा, हमारा ऊ यहाँ पे है, तो ये ऊ से लेके क तक उक। उक में क्या आएंगे, री और री, बस 2 ही आएंगे उक में। ठीक है, तो क तक के प्रत्याहार बन जाएंगे। अब ये है हमारा लास्ट ग, ए ओंग। तो ये ए ओंग है, इससे क्या प्रत्याहार बनेंगे, एंग, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, बस इतना ही बनेगा ये। मतलब कि अ से लेके ण तक, अ से लेके क तक, ई से लेके क तक, ऊ से लेके क तक, ए से लेके यहाँ ओंग तक, मतलब इतने भी हमारे प्रत्याहार बन सकते हैं। क्या होगा जब हम बोलेंगे एंग, ठीक है, ए ओंग, तो एंग प्रत्याहार बन गया। तो उसमें सिर्फ ये 2 ही वर्ण आएंगे, ए और ओ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, अच। अब देखिए अच कैसे बन सकता है। अच के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर वापस ऊपर जाएंगे, ये अच, अ से लेके च तक, तो ये क्या बन गया, अच प्रत्याहार। अब फिर बनाएंगे ई, फिर जाएंगे ई के पास, ई से लेके च तक, इच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार बनते, तो फिर ये ए से जाएंगे ये च तक, तो क्या हो जाएगा, एच प्रत्याहार। ठीक है, और फिर ये ए से ये आई होता है, ए आई, संस्कृत में इसका उच्चारण होता है आई। तो ये आई से लेके च तक जाएंगे, तो फिर क्या बन जाएगा हमारा, एच प्रत्याहार। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर हम आते हैं यहाँ पे ह य व र ट। ये यहाँ तक के जो होते हैं इनको हम कहते हैं, ये होते हैं हमारे स्वर, ये होते हैं हमारे स्वर। और इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो इनको कहलाते हैं व्यंजन। तो स्वर और व्यंजनों का ये मेल होता है प्रत्याहार। तो देखिए अब आते हैं ह य व र ट। ये है यहाँ से ट, यहाँ पे ये स्वर स्टार्ट हो रहे हैं, तो भी हम क्या, व्यंजन स्टार्ट हो रहे हैं, तो भी हम कहाँ से शुरू करेंगे,
यहाँ से, तो फिर ये अ और ये ट, तो क्या बन जाएगा, अट प्रत्याहार, है ना। ऐसे ही अट प्रत्याहार बन गए। फिर हम जाएंगे अ से लेके ण तक, तो फिर ये अ से लेके ण तक के बन गए अण प्रत्याहार। ऐसे ही क्या बनेंगे, ई पे पास जाएंगे, ई से लेके ण तक, तो क्या बन जाएगा, इण प्रत्याहार। फिर क्या है, य कहाँ पे अब देखेंगे हम, य कहाँ पे है, य यहाँ पे है, तो य से लेके ण तक यण प्रत्याहार। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए ये हो गया यण तक का। अब हम देखते हैं अम। फिर यहाँ पे जाएंगे अ से लेके म तक, तो क्या हो जाएगा हमारा अम। अब अम में क्या उच्चारण होगा, अ ई उ री री ए ओंग ऐ औ हय व र ल यम गण नम। म नहीं होगा, सभी के अंतिम अंतिम को छोड़ते हुए हमको इतने ये क्या हो जाएंगे, अम प्रत्याहार। ऐसे ही यम, ये जो य है, ये य से म तक भी प्रत्याहार बनेंगे। कौन कौन से, य म गण न, इतने प्रत्याहार किस में आएंगे, ये यम प्रत्याहार में। ऐसे ही ये बना है गम प्रत्याहार, ये कहाँ से शुरू होगा आप बताइए, ये कहाँ से शुरू होगा, ये बना हुआ है ये न्या, तो इसके बाद से जो ये है यहाँ से लेंगे हम, ए ओ ह य ए औ ह य व र ल। ठीक है, यहाँ तक का जाएगा ये, नहीं सॉरी म तक जाएगा, य म गण न, तो ये जो है वो यहाँ से शुरू होगा, कहाँ गया हमारा, ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे जाके ख़त्म होगा। तो ऐसे ही हमारे प्रत्याहार है। ऐसे ही हमको 42 प्रत्याहार जो है वो पूरे याद होने चाहिए, कि जो भी प्रत्याहार है वो हमको जब हम अभ्यास करते जाएंगे संधि का, समास का, संधि में मेन इसके प्रयोग होते हैं, व्याकरण में कौन से, न्या, यहाँ से कौन, हाँ जी, हाँ यहाँ से बनेंगे तो ये दो आएंगे, और हाँ यहाँ से बनेगा ये वाला गम बन रहा है, हाँ तो इसमें ण और न दो ही आएंगे, हाँ उसको छोड़ देना है, तो ये वाले दोनों आएंगे उस पे, ये दोनों ङ ण और न ये हो जाएंगे। ऐसे ही ये सारे प्रत्याहार जो है वो हमको पूरे याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है जो प्रत्याहारों का, उनमें है ये अक, इक, उक, अच और एच, ठीक है, अट, अण, यण और अम, ठीक है, झश, हश, ये इन सब का प्रयोग जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये सारे प्रत्याहारों का। तो हमको इन प्रत्याहारों के जो है वो अभ्यास करते जाना है। इन्हीं के अभ्यास से जो है वो हमारे आगे की जो व्याकरण में जो हम संस्कृत पढ़ेंगे वो हमारा मतलब हमको बनते जाएगा। क्योंकि जब अब कभी भी मान लीजिए झश पूछेगा, तो हमको झश के लिए, जो ये झश है हमारा, ये झश के लिए हमको पूरा प्रत्याहार एक क्रम में याद होना चाहिए कि झश कहाँ से बनेगा। आप देखिए, जो हमको याद करना पड़ेगा कि झश में क्या आता है, तो ये है झश, ये झ, ये झ से लेके ये वाला श, झश। तो अब हमको याद करना है कि झश में आता क्या है, तो झ भ ही है, पर इसको भूल जाओ, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द, इतने आते हैं झश के अंतर्गत। तो ऐसे एक आता है कि झल को जश होता है, तो देखिए झल कहाँ बनेगा आप बताइए, झल, झल को जश होगा, ये झ से ये ल तक, है ना। ये जो झल है इसके अंतर्गत कितने प्रत्याहार होते हैं ये हमको बिल्कुल रटा होना चाहिए, कि जब गड़ द खप छट थ चट तव कप और शशर और हल, इतने होते हैं। इनके लास्टों को हमको नहीं कहेंगे, तो कप श और ह इतना बोलेंगे तो वो हो जाएगा झल प्रत्याहार। फिर झल को जश, ये है झश, ये है झश, और एक बनता है जश, ये ज से लेके श तक, तो हो जाता है जश प्रत्याहार। वो लिखा हुआ है जश और ये झश, इतने बने हुए हैं। ऐसे ही ये जितने भी प्रत्याहार हैं हमको जो है वो इसको पूरे याद करने पड़ेंगे, सारे प्रत्याहारों को। अब उसके बाद हम आते हैं, ये है हमारी संधि। संधि जो है वो आज हम शुरू करते हैं अच संधि, ठीक है। अच संधि जो है
दिखती तो बहुत ही सामान्य है, पर जब इसका प्रयोग होता है तो हम भूल जाते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पे होना है। तो जब अच से अच परे होता है, अच से अच परे होने पे संधि होती है, और जब हल से हल परे होता है तब संधि होती है। तो देखिए, जब अच से अच परे होगा तो संधि होगी। तो अभी हमने देखा इक, इक क्या आते होते इसके अंतर्गत बताइए। इक के अंतर्गत ये देखिए लिखा है इको यणची, ये है इसका सूत्र। सबसे पहले हम देखते हैं 3 प्रकार की संधि होती है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। होती तो 2 ही है, पर हम उसको विसर्ग को भी गिनते हैं। हल अच संधि, एक सेकेंड, एक होती है अच, एक होती है हल, और उसके बाद एक हम और होती है विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की हम पढ़ेंगे। तो उसमें से जो अच होती है वो आज हम पढ़ने वाले हैं अच संधि। अच संधि जो है उसका सबसे पहला सूत्र है ये इको यणची। इको यणची, इको को क्या होता है, यण होता है, ठीक है, ये यण संधि है, इसका नाम है ये। अच संधि के अंतर्गत पहला सूत्र हम पढ़ रहे हैं क्या, यण संधि। यण संधि का जो सूत्र है वो है पहला इको यणची। इसी में ये कह रहा है कि इक को यण होता है, ये इक है, ये जो इक है इसको यण होगा अची, अची अर्थात अच परे होने पर, ठीक है। इक को यण करना है कब, अच के परे होने पर। तो देखिए, अच हमने बताया था कि अच क्या होते हैं, याद होगा अ ई उ, है ना, री री ए ओ, इतने होते हैं अच। और उसके बाद हमने क्या बताया था कि ये अच है, मतलब कि देखिए ये है हमारा पूर्व, ये है हमारा उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष ये होगा, उत्तर पक्ष हमारा ये होगा। इन दोनों को मिलाने पे होती है हमारी संधि। तो क्या होगा, इसका हमको अंतिम वर्ण देखना है कि यहाँ पे क्या है, और इसका हमको शुरू का वर्ण देखना है, और इन दोनों को मिलाने पे ही हमारी संधि होगी। तो ये कह रहे हैं जो इक है, इक अर्थात ये लिखा हुआ है ई उ री री, इनको हमको क्या करना है, य व र ल, ये क्रम से होंगे। ई को हो जाएगा य, ठीक है, और जो ऊ है उसको क्या हो जाएगा व। उसके बाद फिर र किसको होगा, री को, री को हो जाएगा र, और ली को हो जाएगा ल। ये देखिए, तो ये क्या, इसके नीचे हमको लिखना चाहिए पर स्पेस नीचे, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है कि जो इक है, इक अर्थात ई उ री री को हमको य व र ल करना है, और हमको इसका क्रम नहीं बिगाड़ना है। जो ई है उसी को य करना है, उ को ही व करना है, री को ही र करना है, और री को ही ल करना है। इसका क्रम बिगाड़ेंगे हम तो हमारा ये गलत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा है। और उसके बाद एक हमको ध्यान रखना है, ये अच, जब अच परे में हो, है ना, ये सारे अच ही तो होंगे, उ री री, तो ये सारे स्वर हैं, तो स्वर जब परे में हो तभी ये होगा। तो देखिए ये हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले ई को क्या करना है। ये देखिए ई है, ई को हो जाएगा य, ई उ री और री, ये उ को हो जाएगा य व र और ल, ये हो जाएगा। अब हमको देखना है ई को य करना है। अब देखिए इसका हमको अंतिम वर्ण देखना है, प्रति। जब हम प्रति कह रहे हैं तो अष्ट अंत में हमारा क्या उच्चारण हो रहा है, ई। तो ई होने पे क्या है, हमारा अंतिम हुआ ई, मतलब कि ये ई हुआ हमारा। और यहाँ पे क्या है, एक, एक अर्थात किसके अंतर्गत आ रहा है, अच के अंतर्गत आ रहा है एक, ठीक है। ए जो है वो अच के अंतर्गत आता है। तो ये ई है और ये ए है। तो अब क्या बोल रहे हैं, ये जो ई है, प्रति का जो ई है, इसको आपको क्या करना है, य कर देना है, ठीक है, और एक वैसा ही रहेगा। तो ये देखिए प्रति में हमने लगाया य, तो क्या हो जाएगा, प्रत्य, ठीक है। ये जो ई है, ये ई, इसको हमको गायब करना है और इसमें हमको लगाना है य, तो क्या हो जाएगा, त हो जाएगा आधा और उसमें जुड़ जाएगा हमारा य, तो क्या बन गया ये, प्रत्य। और एका पूरा एका उतर जाएगा, जैसा है वैसा ही, और हम उसको फिर क्या बनाएंगे, प्रत्येकः, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। अब हम देखते हैं ऊ। हमको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे ऊ है,
यहाँ यहाँ पे ई है, यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे री है और यहाँ पे री है, और जो हमारे चारों हैं उसी का ये उदाहरण है। तो देखिए वैसे ही ये जो मधु है, मधु का जो ये ऊ है, अंतिम ऊ, और ये यहाँ पे है अच। अब ऊ को क्या करने बोले हैं, व करना है, ठीक है। तो ये ऊ को हम व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मध्व। ये ध रहेगा, ऊ को गायब करना है, ऊ की जगह में हमको कर देना है व। इसको हम देखेंगे भी नहीं, अभी हम सिर्फ इसको देखेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि अच है, बस इतना हमारे लिए पर्याप्त है। अच देखे और फिर ये देखा हमने ऊ, और इस ऊ को फिर हमने कर दिया व, तो क्या हो गया, मध्व। मध्व और ये अरी, तो हम इनको जोड़ दिए तो बन गया मध्वरी, ठीक है ना। ये देखिए ये अंतिम, ये अगर ये है इसका मतलब ये अधूरा है, वह जो है वो अभी अधूरा है। मध्व और ये जो अ है अंतिम, ये अ आके इसमें जुड़ जाएगा तो ये वह जो है वो पूरा हो जाएगा, तो बन जाएगा ये मध्वरी। वैसे ही धात्री है, धात्री का जो ये री है, अर्थात वो ऋषि का जो बना हुआ है री, उस री को हमको क्या करना है, र कर देना है। तो ये जो री है ये हो जाएगा र। ये देखिए बना हुआ है धा, ये त जो है वो आधा हो जाएगा क्योंकि इसकी री को हमने हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने बनाया र, री को क्या करना है, र करना है, तो र हुआ। तो धा त र, धात्र बन गया, और ये अंश का अंश ही रहेगा। और फिर ये जो त और र मिलके क्या बन जाते हैं, त्र, तो धात्रांश बन जाएगा। ये जो र है वो इसमें इसका इसमें जुड़ेगा और ये पूरा हो जाएगा, और ये दोनों मिलके बन जाएंगे धात्रांश। वैसे ही ये री का भी होगा, री में हम जोड़ेंगे आकृति, तो ली को जो है क्या, री को जो है वो ला हो जाएगा, सिर्फ ला, तो क्या बन जाएगा, ये आधा ला है, ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा ला कृति। वैसे ही ये बहुत सारे उदाहरण हमने दिए हैं, यदि और अपि। तो ई है ई और ये है अ, तो इसमें हमने क्या कर दिया, ई को हमको क्या करना है, ई को हमको क्या करना है, य, ई को गायब करके हमको य कर देना है, तो यद्यपि, ये हुआ यद्यपि। नदी में भी ई है, ई को हटाना है और क्या करना है, हमको य करना है, तो नद्युदकम, है ना, नद्युदकम। ऐसे ही ये सारे बनेंगे। इति और आह, उसमें भी ई है, उसमें भी हमको क्या करना है, य कर देना है, तो क्या बन गया, इत्याह। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते जाएंगे। तो ये क्या है, एक छोटा सा उदाहरण है। इसको जब हम डिटेल से पढ़ना चाहेंगे, मतलब अभी तो हमने छोटे छोटे एक उदाहरण दे दिए तो समझ आ गया, पर जब ये इससे जब प्रश्न आते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए हमको उस समय नहीं पता कि कौन सी संधि उसने दी है, तो मान लीजिए वो आपको देगा धात्री और अंश, तो हम ये सोचते रह जाते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी, क्या लगेगा, कुछ समझ नहीं आता। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले इसका अंतिम देखना है और इसका शुरू का देखना है। तो ये अगर यहाँ पे क्या परे होने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला अच परे होने पर, किसके परे होने पर क्या होता है, पूर्व में क्या करना, पूर्व में क्या परे, पूर्व में क्या हो और अंत में क्या हो, ये हर संधि में बताया जाता है। तो जब ये अंतिम ही हमको याद रहेगा अच परे होने पर, तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि हमने ये देखा, फिर हम याद करेंगे अच्छा ये है, तो अच परे होने पर ये हो जाता है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। वैसे ही फिर हम देखेंगे, ये इसके बहुत सारे उदाहरण हो गए, ये बहुत ही कम है। हम जब किसी संस्कृत ग्रंथ को पढ़ते हैं, जैसे कि हम कोई श्लोक पढ़ेंगे, तो उस श्लोक में कभी कभी क्या होता है, ये सारी संधियाँ जो है वो छोटे छोटे रूप में वहाँ पे बताई जाती। जब हम पढ़ेंगे तो मैं वो छोटी छोटी संधियाँ यदि बीच में आती हैं किसी श्लोक में, तो मैं ज़रूर उनको बताते हुए चलूँगी। फिर उसके बाद देखिए, अब हम अगला देखते हैं। ये जो हमारी हो गई यण संधि। उसके बाद हमारी दूसरी है ये अयादि संधि, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है, अयादि। देखिए दूसरा है ये हमारा अयादि संधि। पहला हमने देखा अभी यण संधि, दूसरी है अयादि संधि। यण संधि का सूत्र क्या था, इको यणची, इक को यण होता है। अब देखिए दूसरा है अयादि संधि। अयादि कहती है एचो यव यावह, एच, एच अर्थात हमने पढ़ा था अभी प्रत्याहार में क्या होते हैं, ए ओ आई औ, ये चार होते हैं एच। देखिए लिखा है ये ए ओ
औ। ये होते हैं हमारे एच। तो एच के स्थान पर क्रमशः क्या होगा, एच के एच में क्या हुए, ये चारों आते हैं। ए को हो जाएगा आय, ओ को हो जाएगा अव, जो आई है उसको हो जाएगा आय, और औ को हो जाएगा आव। ये देखिए लिखा है, ए को आय, ओ को अव, आई को आय, औ को आव। ये हमको क्या करना है, इनको करना है चारों को। जब हमको संधि दिखेगी, अयादि संधि पूछेगा, तो सबसे पहले हमको ये सूत्र याद होना चाहिए इसका, एचो यवा यावह। यही जो है ये जो यवयावा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच संधि से प्रश्न बहुत आते हैं संधि, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही सरल दिखती है पर होती कठिन है जब हम एग्जाम में बनाते हैं तब। तो देखिए, ए को ए है, उसको हमको क्या करना है आय, ओ को करना है अव, आई को आय, औ को आव। तो अब क्या करेंगे, ने में क्या है, ए है, ना में ए है, तो ने हो गया। ने को क्या करेंगे आय, तो ने का हो जाएगा नय। ये ए है, इस ए को हमको क्या करना है आय कर देना है, तो बन जाएगा नय। तो ये हो गया। और ये जो अधूरा था नय आधा है, इसमें जो ये अ है ये जुड़ जाएगा, ये देखिए, तो ये पूरा नय बन जाएगा। जब कहीं पे भी अगर ये लगा हुआ है ये, इसका अर्थ है कि ये शब्द, ये जो वर्ण है ये अधूरा है। इस वर्ण को पूरा करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्वर की। व्यंजन जो है वो अधूरे हो जाते हैं स्वर के बिना, ठीक है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो जो स्वयं राज करते हैं वो होते हैं स्वर, और जो व्यंजन है उनको स्वरों की जरूरत पड़ती है। तो जैसे अगर ये व्यंजन व जो है वो अधूरा है, इसमें हलंत लगा है, जब इसमें ये अ जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पूरा भव। वैसे ही ये अय जो है वो अधूरा था, इसमें ये अ जुड़ गया तो ये पूरा क्या हो गया, नय हो गया। वैसे ही भव, ये भो है, भो में क्या है, ओ की मात्रा है, ये देखिए ओ की मात्रा ओ, उसको हमको क्या करना है अव, तो भो को क्या करेंगे हम भव कर देंगे। ओ को हो गया अव, ये है अव, ओ को गायब किए, ये भ है उसमें हमने जोड़ दिया अव, तो क्या बन गया भव। अब हमने ये क्या है, अभी भी ये अधूरा है क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, ये आ को जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा पूरा भव। वैसे ही ध्ययी, ये ध्ययी है, ये आई है। ध्ययी का लास्ट देखेंगे आई, इस आई को आय करना है, तो आप क्या करेंगे, ध यही रहेगा, या रहेगा, ध्याय कर देंगे आय। ध्ययी का ध्याय, ये आधा या रहेगा, और ये देखिए बन जाएगा ध्याय आय। ये याद रखना है, आई को आय कर दिए तो बन गया क्या, ध्याय। ऐसे ही पौ धन आव, पौ है ये औ, इसको क्या करेंगे हम, इसमें लगा ई, ये है ना, इसमें अच, ये देखिए अच इसमें भी आया है, अच परे होने पर ही होगा, तो अच में क्या होते हैं अ ई उ री री, तो अ का मैंने देखा इतना सारा, एक हमको ई का भी मिल गया। तो ई से क्या होगा, देखिए अब प और ई, तो ये औ को क्या करना है आव करना है, औ को आव, तो पाव, ये हो जाएगा पाव। फिर ये जो हलंत है इसको पूरा करने के लिए ये लगेगी ई, तो जब ई लगेगी तो ये क्या हो जाएगा पावी, है ना। ऐसे ही ये हमारे क्या है, एचो यवा यावा, अर्थात अयादि संधि का ये सूत्र है, एचो यवा यावह। एच अर्थात ए ओ आई औ, और अच मतलब कि अ ई उड़ रे री ए ओ। इस प्रकार ये हो गए। उसके बाद अब देखिए, इसी प्रकार ये बहुत सारे जो उदाहरण हैं ये है चिनो, तो ओ कहाँ है, ये है, और इसको हमको क्या करना है अव कर देना है, तो क्या बन जाएगा ये चिन और अव, तो चिनव चिन। देखिए ओ को कर दिया हमने अव, और ये जो है वो आ है, तो अ और आ हो के एक होगा, मतलब यहाँ पे भी अ हो और यहाँ पे भी अ हो, तो हम दो मिला देंगे और तीसरा अ हमने मिला दिया तो तीन मात्रा, तो अ एक का ही उच्चारण होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया चिन्ह, और ये वाणी, मतलब कि ये जो अव है ये व, ये बन जाएगा यहाँ पे, तो चिन्ह वाणी, ठीक है। मतलब कि ये अ और ये अ में से एक का उच्चारण करेंगे और वो हो जाएगा, मतलब ये और ये मिलके एक बड़ा आ बन जाएगा, जैसे हम बोलते हैं,
छोटे छोटे दो मिलके एक बड़े हो गए, तो क्या हो गया, चिन्वानी। ऐसे ही इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जब हम देखते जाएंगे ये बहुत सारे उदाहरण होंगे इसके। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ये हो गया हमारा 2। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए ये है सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण अर्थात कि एक जैसा जो वर्ण होता है, सवर्ण दीर्घ मतलब कि इसका जो सूत्र है वो क्या है, अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्ण, सवर्ण मतलब कि उसी के जैसा उसके पास कोई वर्ण हो, तो हम उसको क्या करेंगे, दीर्घ कर देंगे। सवर्णे, सवर्णे क्या होगा, दीर्घ। सवर्ण होने पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो देखिए, और उसके बाद फिर इसमें ऑप्शन दिया है कि अक के बाद सवर्ण अक। अक मतलब क्या हुआ, अ ई उ री री ए ओ, है ना। देखिए अब अक है, अक के बाद जब सवर्ण अक हो जाए, उसी के जैसा कोई अक हो, तो क्या करना है, अक आने पर पूर्व और पर के स्थान पर, ये हुआ पूर्व, ये हुआ पर। पूर्व मतलब पहले वाला, पर मतलब बाद वाला, इन दोनों में क्या करना है, हमको एक दीर्घ करना है। मतलब कि अ भी है और अ है, तो हम एक और अ नहीं जोड़ देंगे उसमें, तो 3 मात्रा का बन जाएगा। हमको क्या करना है, इन दोनों को उठा के एक करना है और एक बड़ा सा शब्द बना देना है, अर्थात आ बना देना है। अ और अ को जोड़ के हमको आ बना देना है। तो यही क्या कह रहा है, अकः सवर्णे दीर्घः। सवर्ण होने पर हम क्या करेंगे, सवर्ण है, अ है और अ है, एक जैसे वर्ण है, हमको इनको दीर्घ कर देना है बस। तो अकः सवर्णे दीर्घः पर क्या करेंगे, अक होना चाहिए। अक के बाद ही कोई अक आए, अक अर्थात मैंने बताया था अभी, तो अक के बाद जब कोई अक आएगा तो हम उसको दीर्घ करेंगे। दीर्घ अर्थात हम उसमें एक बड़ा आ लगा दें, अ हो, ई हो और ऊ हो, और ये कहाँ गया, री, ये री, ठीक है, ये री का है। तो वैसे ही देखिए, अब अ है और ये अ है, तो दंड, दंड जब हम उच्चारण करेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, अ उच्चारण हो रहा है, दंड, दंड। और आढ़कम, इसका अ तो नहीं दिख रहा है, ये ड में लगा हुआ है इसका अ, और ये दिख रहा है आ। तो दंड अ हुआ, इसका यहाँ का अंतिम अ और इसका ये अ, ठीक है, ये इसका अ और इसका ये अंतिम अ, ये दोनों क्या हुए, आ और आ मिल गए, तो हमको क्या करना है, एक बड़ा आ। तो इसका अ और इसका आ को मिला के हम क्या कर देंगे, एक बड़ी मात्रा। तो क्या हो गया, डंडा। ये आ गायब हो गया, ये जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया, डंडा ढकम बन गया। ये देखिए, डंडा ढकम। वैसे ही भव है, भव का भी अंतिम जब उच्चारण करेंगे तो क्या आ रहा है, अ, भव। तो ये अ है और आनी, तो क्या हो जाएगा, भवानी। ठीक है, भव और आनी, तो ये अ अंतिम अ और इसका ये पूर्व का अ, ये दोनों मिल जाएंगे अ और आ, और एक का उच्चारण हम करेंगे, क्या हो जाएगा, भवा, और इसको गायब करना पड़ेगा नी, तो क्या हो जाएगा, भवानी। वैसे ही ये क्या है, इसका भी अंतिम अ, इसका भी अंतिम पूर्व का अ। अब इसको क्या करेंगे, एधा, एधा, और इसको गायब कर दो, एधा वही। ठीक है, ऐसे ही एक इसके अ के उदाहरण हो गए। अब देखते ई के, तो ई में क्या होगा, पठती, ये है इसका ई, ई की मात्रा है पठती, और ये है इसका ई, इदम। ठीक है, ये ई का हम पढ़ रहे हैं अभी, तो पठती का ई और ये ई। अब ये दो ई हो गए, छोटे रे ह्रस्व बोलते हैं, छोटा मतलब ह्रस्व ई, तो ये ह्रस्व है और ये हो गया दीर्घ। तो ये ह्रस्व को हमको क्या करना है, दीर्घ करना है, दीर्घ लिखा है, सवर्ण को हमको दीर्घ करना है। ये ह्रस्व ई और ये ह्रस्व ई को हमको ई करना, बड़ा ई अर्थात दीर्घ ई करना है। इसकी ई और इसकी ई को गायब कर देंगे, पठ, और एक बड़ी ती बनाएंगे, मतलब कि मात्रा बनाएंगे बड़ी की, ये पठती। ठीक है, तो ये ई को हमको बड़ी मात्रा में परिवर्तित कर देना है, तो ये हो जाएगा पठती दम। इसको गायब करके लास्ट के दो वर्णों को लिख दिए, पठती दम। वैसे ही मुनि का भी करेंगे, ये ह्रस्व ई और ये दीर्घ ई है, तो ह्रस्व और दीर्घ होने पर भी दीर्घ ही होगा। तो ये क्या है, ई है और ये भी ई है, इसको क्या करेंगे हम, इसमें लगा देंगे बड़ी की मात्रा,
तो क्या बनेगा, और इसको गायब कर देंगे तो मुनीशाह। ऐसे ही ऊ का भी करेंगे, ये ऊ है, ये रस्व ऊ है, और ये भी रस्व ऊ है, तो इसको हम क्या क्या कर देना है, ऊ कर देंगे, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ अर्थात भानु, भानु, और ये इसको खा गए, ये वाला गायब करेंगे तो भानुदय, तो क्या बन जाएगा, भानुदय। वैसे ही ये मधु का भी ऊ है, इसको भी हमको क्या करना है, रस्व को दीर्घ करना है, ये भी रस्व, ये भी रस्व है, तो बना दो इसको मधु, मधु, और ये दके, मधु दके। ऐसे ही ये री का हो गया, ऐसे सॉरी ये ऊ का हो गया, ऐसे ही री का बनता है और रे का बनता है। हमको चारों का इसको ऐसे ही पढ़ना है। इसी प्रकार जो है वो और भी है। इसके बाद है गुण संधि, मतलब अच संधि अभी हमारी खत्म नहीं हुई है। अभी जो हमने पढ़ा है कितना, अभी हमने पढ़ा इको यणची सूत्र अर्थात यण संधि, फिर हमने एक पढ़ा क्या, ये अक सवर्ण दीर्घ अर्थात इसको कहते हैं दीर्घ संधि, ये हुई हमारी दीर्घ संधि। उसके बाद हम देखेंगे ये हमने और पढ़ा था क्या, एचो यवा यावह अर्थात हमारी अयादि संधि। तो 3 संधि आज हमने पढ़ी है, क्या कौन सी, यण संधि, अयादि संधि, और एक और क्या नाम है, दीर्घ संधि। तो हमने 3 संधियाँ आज पढ़ ली हैं। और इस प्रकार जो है अभी हमने बहुत ही छोटा सा आपको बहुत कम उदाहरण दे के समझाया है। जब हम आगे के पाठ पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो हम बहुत सारी जो संधियाँ, जो किसी भी क्या बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे कारिका, कोई कारिका पढ़ते हैं, कोई श्लोक पढ़ते हैं, तो उसमें कौन सी संधियों का प्रयोग हुआ है, कहाँ पे कौन सी संधि लगी हुई है, क्या क्या दीर्घ मात्रा होती है, ये सबको हम बताते हुए इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हमने सिर्फ 3 सूत्रों को ही पढ़ा है संधि के। इस प्रकार के जो और आगे सूत्र हैं, अभी अच संधि क्योंकि ख़त्म नहीं हुई है, तो इस प्रकार जो और संधियाँ, इनको पढ़ने के लिए हम चाहेंगे कि आप हमारे जो है हमसे जुड़े रहें। हमारे लाइव जो क्लासेस हैं जो स्टार्ट होने वाली हैं, उनके माध्यम से, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, हमसे ज़रूर जुड़ें। और इसी प्रकार के जो नए नए वीडियोज़ हैं या जो नए नए सब्जेक्ट हैं, हम आपके पास लेके ज़रूर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।